इंटरनेट इजी, फन और कन्वीनियंट है। सिर्फ कुछ क्लिक में खाना ऑर्डर किया जा सकता है, रिव्यूज देखकर पता लगाया जा सकता है कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, और यहाँ तक कि मोबाइल से प्रॉपर्टी खरीदना भी पॉसिबल है। अगर आप एक एडल्ट हैं तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। बस कुछ दिनों के लिए ऐप्स अनइंस्टॉल कर दें या डेली यूजेज के लिए टाइम लिमिट सेट कर लें। लेकिन यही कंट्रोल बच्चों और टीनेजर्स के पास नहीं होता। छोटी उम्र में सेल्फ कंट्रोल नेचुरली कमजोर होता है। अगर उन्हें मौका मिले तो शायद वो पूरा दिन फोन में डूबे रहें। और सच कहें तो कई बच्चे पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में इंटरनेट की ओवर एक्सपोजर उनके मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट पर गहरा असर डालती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह डैमेज परमानेंट है और क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि आखिर क्यों बच्चों और टीनेजर्स को फोन की एडिक्शन हो जाती है और कैसे सोशल मीडिया उनकी ग्रोथ को साइलेंटली डैमेज कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि इस नुकसान को सुधारा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी कदम उठाने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस ऑडियो बुक को, यानी द एंग्शियस जनरेशन, हाउ द ग्रेट रिवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड इज कॉजिंग एन एपिडेमिक ऑफ मेंटल इलनेस, और जिसके ऑथर है जॉनथन हाइट। तो कीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, अ टाइडल वेव। आज के दौर में पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता यही बन चुकी है कि उनके बच्चे और टीनेजर्स अपने फोन के बिना रह ही नहीं सकते। डिजिटल वर्ल्ड ने लोगों को उनके डिवाइसेस का इस कदर आदी बना दिया है कि अब यह एडिक्शन की तरह महसूस होने लगा है। स्क्रीन पर बिताया गया हर एक्स्ट्रा घंटा उनके सोचने और समझने की क्षमता को धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। टेक्नोलॉजी का असर सभी पर पड़ा है, लेकिन स्क्रीन टाइम को लेकर बच्चों और टीनेजर्स का व्यवहार पेरेंट्स के लिए और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। अगर किसी बच्चे से उसका आईपैड हटा लिया जाए तो वह तब तक रोता और जिद करता रहेगा जब तक उसे वापस न मिल जाए। टीनेजर्स का रिएक्शन इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। अगर उनसे फोन दूर किया जाए तो कई बार वे पेरेंट्स पर चिल्लाने लगते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी तक देने लगते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया है कि वे असल दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। पेरेंट्स यह देखकर हैरान हैं कि उनके बच्चों का स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा। अब वे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा महसूस करते हैं और अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। कई मामलों में यह बदलाव इतना गहरा हो जाता है कि बच्चे डिप्रेशन जैसी मानसिक परेशानियों से घिरने लगते हैं। ऑथर जॉनथन हाइट और ग्रेग लुकियानोफ ने अपनी रिसर्च में पाया कि एंजाइटी की वजह से टीनेजर्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं। 2004 से 2016 के बीच डिप्रेशन के लक्षणों वाले टीनेजर्स की संख्या में भारी इजाफा हुआ और 2010 के आसपास यह बढ़ोतरी अचानक तेज हो गई। टीनेजर्स पर किए गए एक सर्वे में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे खुद को अक्सर उदास, अकेला या इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हैं, तो उनके जवाबों में एक पैटर्न देखने को मिला। अलग अलग बैकग्राउंड्स और सामाजिक स्तरों से आने के बावजूद ज्यादातर टीनेजर्स ने एक जैसी भावनाएं व्यक्त की। ऐसा लगता है जैसे पूरी एक जनरेशन ही अनजाने में इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही हो। लेकिन सवाल ये है, 2010 के आसपास ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे ट्रेंड को अचानक तेज कर दिया? कभी कभी उदासी या चिंता महसूस करना इंसान के लिए सामान्य बात है, लेकिन जब यह भावनाएं काबू से बाहर हो जाएं और जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करने लगें, तो यह एक गंभीर समस्या बन जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम समझें कि यह बदलाव क्यों आया और इसे कैसे रोका जा सकता है। आजकल ज्यादातर टीनेजर्स एंजाइटी से जूझ रहे हैं। डर का एहसास, किसी खतरे को लेकर इंसान का एक नेचुरल रिएक्शन होता है। हमारे पूर्वज अगर अपने सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट के प्रति बहुत सतर्क नहीं रहते तो वे जीवित नहीं बचते। लेकिन असल में रियल और परसीव्ड थ्रेट के बीच एक बड़ा फर्क है। परसीव्ड थ्रेट वह डर है जो शायद असल में सामने नहीं आएगा या जिस पर शायद आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप कुछ फिजिकल सिम्टम्स जैसे टेंशन, फटीग और मेंटल एग्जॉस्शन दिख सकते हैं। कई बार लोग अपनी चिंता में इतना खो जाते हैं कि बुरी से बुरी चीजों की कल्पना करने लगते हैं और उनकी थॉट्स उन्हें पूरी तरह पैरालाइज्ड कर देती हैं। सबसे कॉमन परसीव्ड थ्रेट में से एक है सोशल डेथ। यह तब होता है जब आपको लगता है कि आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं या आप एक आउटसाइडर की तरह महसूस करते हैं।
यह स्थिति डिप्रेशन से भी जुड़ी हो सकती है। डिप्रेशन इस लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा इशू है। इसका मतलब है कि व्यक्ति डिप्रेस्ड मूड में रहता है और ज्यादातर एक्टिविटीज में कोई रुचि नहीं होती। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स अलोन ये तय नहीं करते कि व्यक्ति को यह समस्या है या नहीं। इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रोफेशनल कंसल्टेशन की जरूरत होती है। सोशल डिस्कनेक्शन यानी लोगों से अलग थलग होना और डिप्रेशन का गहरा संबंध है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह वह स्थिति है जब आपको किसी इंसान या किसी समूह से जुड़े होने का एहसास नहीं होता। यह एक संयोग नहीं है कि 2010 के आसपास दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। पहली यह कि टीनेजर्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज अचानक से बढ़ने लगे थे। दूसरी यह कि 2010 के आसपास सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स की जरूरत घर घर में बढ़ गई थी। हाँ, इससे पहले भी लोग फोन्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे केवल बेसिक फीचर्स वाले होते थे। इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। उनका मुख्य उद्देश्य कॉल करना और टेक्स्ट भेजना था। लेकिन 2010 के दशक की शुरुआत में ऐसा दौर आया जब कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन यानी लगातार संपर्क में रहना लोगों के लिए एक सामान्य बात बन गई। यह वह समय था जब खासकर टीनेजर्स को यह महसूस होने लगा कि वे हमेशा ऑनलाइन रहें ताकि वे कुछ भी मिस न कर जाएं। कुछ स्टडीज ने इस बात का समर्थन किया है। कॉमन सेंस मीडिया नामक एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने पाया कि 2016 तक 79% यूएस टीन्स ने स्मार्टफोन्स का उपयोग करना शुरू कर दिया था। कुछ और रिसर्च से यह भी पता चला कि टीनेजर्स अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं। कॉमन सेंस मीडिया ने पाया कि टीनेजर्स औसतन हर रोज करीब 7 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। अब तक कोई थ्योरी यह पूरी तरह से समझा नहीं पाई है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन के बीच का संबंध क्या है और इसकी वजह क्या है। यह स्थिति इतनी खतरनाक क्यों है? चैप्टर नंबर 2, द बैक स्टोरी। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का लगातार इस्तेमाल बच्चों के विकास पर नकारात्मक असर डालता है। आज का बच्चा जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में बड़ा हो रहा है और पहले के समय में जिन बच्चों ने बिना इन चीजों के पला था, क्या उनके बीच में बड़ा फर्क है? इस सवाल का उत्तर देने से पहले हमें हमारे बचपन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा। पहला पहलू है स्लो ग्रोइंग चाइल्डहुड यानी धीमे विकास वाला बचपन। जानवरों की तुलना में इंसान तेजी से प्यूबर्टी में नहीं पहुंचते। अधिकांश जानवर अपने बचपन को बहुत जल्द खत्म कर देते हैं और कुछ समय में ही मैच्योर होकर प्रजनन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। यह इवोल्यूशनरी लॉजिक के हिसाब से सही लगता है। आखिरकार जीवन के अस्तित्व के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करना जरूरी होता है, लेकिन इंसान के विकास का तरीका थोड़ा अलग है। हम बड़े होने में अधिक समय लेते हैं क्योंकि हमारी सीखने की क्षमता बहुत मजबूत है। पहले हमारे जबड़े और आंतों का आकार ज्यादा बड़ा था क्योंकि हमें खाना चबाने और पचाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत थी। लेकिन जब इंसान ने खाना पकाने की कला को सीखा तो यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई और इस कारण हमारे जबड़े और आंतों का आकार छोटा हो गया। हमारा विकास धीमी गति से इसीलिए होता है क्योंकि हमारी सोचने और सीखने की क्षमता अधिक होती है। लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण थी और यह हमारे अस्तित्व के लिए भी आवश्यक थी। एक दूसरे से सीखकर इंसानों ने अपने सर्वाइवल के चांस बढ़ाए। इसलिए हमें बड़ा होने में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन एवोल्यूशन ने यहां रुकने का नाम नहीं लिया। अब सीखना न केवल संभव था बल्कि बहुत आसान भी हो गया। बच्चों के पास अब 3 प्रमुख गुण थे जिन्होंने उन्हें सीखने की प्रक्रिया में और अधिक प्रेरित किया: फ्री प्ले, अट्यूनमेंट और सोशल लर्निंग। फ्री प्ले का मतलब है खेलने की स्वतंत्रता। इंसान और दूसरे जानवरों को खेलने की आवश्यकता महसूस होती है। अगर बच्चों को खेलने का मौका न मिले तो उनका कॉग्निटिव यानी सोचने समझने और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। खेलने से बच्चे अलग अलग तरह के कौशल विकसित करते हैं, जैसे दौड़ भाग के खेल, लुका छुपी आदि, जिनसे उनके मोटर स्किल्स का विकास होता है। इसके साथ ही दूसरे बच्चों से इंटरैक्शन करने से उनके सोशल स्किल्स में भी काफी वृद्धि होती है। इस किताब के लेखक जॉनथन हाइट ने प्ले बेस्ड चाइल्डहुड नामक टर्म को इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब है
एक बच्चे का अपने एनवायरनमेंट के साथ ऐसे तरीके से इंटरैक्ट करना जहां रिस्क कम होता है। इसमें बच्चों को खेलने, सीखने और अपनी दुनिया में खुद को ढालने का मौका मिलता है, बिना किसी घबराहट के। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड का उल्टा होता है फोन बेस्ड चाइल्डहुड। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, यह वो बचपन है जिसमें बच्चे अधिकतर समय अपने फोन से चिपके रहते हैं। इस डिजिटल युग में फोन बच्चों की दुनिया का मुख्य हिस्सा बन चुका है, जो उनके नैतिक और मानसिक विकास पर गहरा असर डालता है। इसके बाद आता है अट्यूनमेंट, यानी जब आप दूसरे लोगों के साथ बॉन्ड करते हैं और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा अपनी खुशी, गम या परेशानियां दूसरों के साथ बांटता है। एक बच्चा जब अपने दोस्तों के साथ खेलता है तो उसकी खुशी और मूड उन लोगों से जुड़ जाते हैं। उसका मन भी दूसरों के जैसे ही खुश हो जाता है। यह अट्यूनमेंट बच्चों को अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने और समझने में मदद करता है। और आखिरी फीचर है सोशल लर्निंग। इसका मतलब है कि बच्चे अपनी क्यूरियोसिटी और सीखने की प्रक्रिया में दूसरों से प्रेरित होते हैं। बच्चे अक्सर अपने रोल मॉडल को देखकर उनसे सीखते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता कि इस दुनिया में उन्हें कैसे रहना है। यही वजह है कि वे किसी न किसी को कॉपी करते हैं ताकि वे सही तरीके से जीवन जी सकें। लेकिन फोन बेस्ड चाइल्डहुड इन सब प्रक्रियाओं को ब्लॉक कर देता है। फ्री प्ले को ही लें, जो बच्चों को समस्या हल करने, दोस्तों के साथ खेलते हुए नए अनुभवों से सीखने और अपने भावनात्मक कौशल को विकसित करने का मौका देता है। फोन बच्चों को इस महत्वपूर्ण अनुभव से वंचित कर देता है। अब बच्चे अकेले बैठे अपने फोन पर घंटों टिकटॉक वीडियो देखते हैं और इस दौरान उन्हें किसी के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं महसूस होती। वह दूसरों से कम जुड़े रहते हैं और जब वह ऑनलाइन अपने दोस्तों के समूह से बाहर होते हैं तो वह इसके प्रति कोई चिंता महसूस नहीं करते। फोन बेस्ड चाइल्डहुड बच्चों के अट्यूनमेंट को भी प्रभावित करता है। जब बच्चा अपने परिवार के साथ समय बिता रहा होता है, लेकिन फोन पर लगातार आ रहे नोटिफिकेशन से उसका ध्यान डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, तो यह उसके रिश्तों में खलल डालता है। अट्यूनमेंट केवल बच्चों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह बड़े लोगों के लिए भी है। इंसान को गाने, डांसिंग करने और दूसरों के साथ समय बिताने से खुशी मिलती है, लेकिन फोन इन सिंपल मगर इफेक्टिव एक्टिविटीज को भी उनसे छीन लेता है। इसलिए फोन बेस्ड चाइल्डहुड बच्चों के सामाजिक विकास को बाधित करता है और उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को खत्म कर देता है। चैप्टर नंबर 3, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। आजकल फोन पर दोस्तों के साथ सिंक में होने का दबाव बहुत बढ़ चुका है। आपको हमेशा ऑनलाइन रहना होता है ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण बात को मिस ना कर दें। अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आप अब उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं। अट्यूनमेंट को एक बोझ जैसा महसूस नहीं होना चाहिए, लेकिन डिजिटल दुनिया ने इसे एक दबाव बना दिया है और इंटरनेट की वजह से सोशल लर्निंग अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। टीनेजर्स अब नेचुरली रूप से सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने और उन्हें कॉपी करने लगते हैं, क्योंकि उनके दोस्त भी उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। टीनेजर्स अक्सर मेजॉरिटी के साथ चलते हैं। अगर वे किसी ट्रेंड को पसंद नहीं करते तो उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। असल में समस्या यह है कि टीनेजर्स सोशल मीडिया पर जो कुछ भी पॉपुलर होता है उसे कॉपी करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो भी चीज वे लगातार अपनी स्क्रीन पर देखते हैं वह उनके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके पर गहरा असर डालती है। मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर अपने पेरेंट्स के साथ उल्टा जवाब देता हुआ एक रील पोस्ट करता है। अब एक टीनेजर को यह गलत लग सकता है, लेकिन वह इन्फ्लुएंसर अपने फैंस से बिल्कुल यही व्यवहार करने के लिए कहता है। जब वह टीनेजर यह देखता है कि हजारों लोग इस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि शायद यही सही तरीका है। इससे प्रेरित होकर वह भी वही व्यवहार करने लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हर कोई यही कर रहा है। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया पर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर गालियां और अश्लील भाषा सिखाई जा रही है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस तरह के कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, जहां गालियों और गलत शब्दों को मजाकिया तरीके से पेश किया जाता है। इस तरह के वीडियो बच्चों और टीनेजर्स को यह सिखाते हैं कि यह सब स्वीकार्य और मजेदार हो सकता है, जबकि असल में यह समाज के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है।
इस तरह की सोशल लर्निंग वाकई में बहुत नुकसानदायक हो सकती है और यह चिंता का विषय है। बच्चे और टीनेजर्स उन सभी लोगों को कॉपी करने लगते हैं जो पॉपुलर होते हैं, भले ही उनका व्यवहार सही हो या गलत। चैप्टर नंबर 4, विच इज द ग्रेट रीवायरिंग। फोन बेस्ड चाइल्डहुड की शुरुआत उस समय हुई जब लोगों को धीरे धीरे बेसिक सेलफोन की लत लगने लगी थी। इस बुक के ऑथर का मानना है कि यह बदलाव 2010 के शुरुआती दशक में हुआ था। 2000 के शुरुआत में फोन का मुख्य उद्देश्य बस एक आध टेक्स्ट मैसेज भेजने या कॉल करने तक सीमित था। इन फोन्स में ऐसी कोई खास खासियत नहीं थी जो आपको घंटों तक एंटरटेन कर सके। उसके बाद टेक्नोलॉजी का अपग्रेड हुआ और स्मार्टफोन के साथ साथ ऐप्स का सिलसिला भी शुरू हुआ। 2014 तक आते आते गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में 1 मिलियन ऐप्स आ गए थे। अब ये ऐप्स, गेम्स और वीडियोस इतनी अट्रैक्टिव हो गईं कि लोग घंटों तक इन्हें स्क्रॉल करते रहे। 2010 के शुरुआत में सोशल मीडिया में भी जबरदस्त बूम आया। हालांकि फेसबुक, माईस्पेस और फ्रेंडस्टर पहले ही 2005 से मौजूद थे, लेकिन 2010 के आसपास इन प्लेटफॉर्म्स में जो इम्प्रूवमेंट किए गए वे बेहद एडिक्टिव हो गए। अब लोग अपनी आंख झपकते ही फेसबुक फ्रेंड्स से चैट कर सकते थे, ट्विटर पर ट्वीट कर सकते थे, और अगर लोगों ने उनके ट्वीट को लाइक और रीट्वीट किया तो वे वायरल भी हो सकते थे। इंस्टाग्राम भी इस दौर का हिस्सा बना जहां टीनेजर्स पूरा दिन ऑनलाइन रह सकते थे। हम पहले ही प्ले बेस्ड चाइल्डहुड और फोन बेस्ड चाइल्डहुड के बीच के फर्क को समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया इंसान के डेवलपमेंट के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो प्यूबर्टी के करीब पहुंच रहे हैं। इसका पहला बड़ा नुकसान है सोशल डेप्रिवेशन, यानी लोगों से अलग थलग हो जाना। 2003 से 2019 तक टीनेजर्स पर एक स्टडी की गई कि वे अपने दोस्तों के साथ आमने सामने कितने घंटे बिताते हैं। यह परिणाम चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे यह स्टडी बढ़ी वैसे वैसे दोस्तों के साथ बिताया गया समय कम होता गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर दोस्तों से इंटरैक्ट करना इसे कम नहीं करता? जवाब है नहीं। सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ बातचीत करने के कई नुकसान हैं। यदि आप सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दूसरे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ सकता है। जो यंगस्टर्स फेस टू फेस इंटरेक्शन में ज्यादा समय बिताते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, और यह बात जीन ट्वेंगे की स्टडी से सामने आई है। फोन बेस्ड इंटरैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। फोन बेस्ड इंटरैक्शन के कारण जो समय आप किसी के साथ बिताते हैं उसकी क्वालिटी भी प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके बीच सिर्फ बातचीत नहीं हो रही होगी, बल्कि शायद आप अपने इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रहे होंगे या एक ऐप से दूसरे ऐप पर जा रहे होंगे। अपने दोस्तों या समान उम्र के लोगों के साथ वो बॉन्डिंग सेशंस सबसे अच्छे होते हैं जो फेस टू फेस होते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। दूसरा बड़ा नुकसान है नींद की कमी होना। फोन और इंटरनेट पर अनलिमिटेड कंटेंट की अवेलेबिलिटी की वजह से फोन की लत लग जाती है। यह तो सब जानते हैं कि अगर आप पूरी नींद लेते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने कामों को कर पाते हैं, लेकिन प्यूबर्टी के दौरान नींद की अहमियत और भी बढ़ जाती है। जो टीनेजर्स कम सोते हैं और जो अच्छी नींद लेते हैं उनके बीच बड़ा फर्क होता है। जो बच्चे पूरी नींद लेते हैं वे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और फोकस कर पाते हैं और उनकी मेमोरी भी ज्यादा अच्छी होती है। वहीं जो बच्चे कम सोते हैं वे जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, जिससे उनके रिश्तों में भी समस्या आती है, क्योंकि उनका गुस्सा जल्दी भड़क जाता है। क्या ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से होते हैं? हाँ, ये 36 अलग अलग स्टडीज से साबित हुआ है। इन स्टडीज में बार बार यह देखा गया है कि ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने और कम नींद लेने के बीच गहरा संबंध है। यह भी साबित हुआ है कि हाई स्कूल के दौरान ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना आगे चलकर नींद की समस्या को जन्म दे सकता है। तीसरा बड़ा नुकसान है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, यानी ध्यान की कमी। एक स्टडी के अनुसार एक एवरेज इंसान के फोन पर रोज करीब 190 से भी ज्यादा नोटिफिकेशंस आते हैं और एक टीनेजर को हर 5 मिनट में एक नोटिफिकेशन मिलता है। अटेंशन का मतलब है
केवल एक काम या विचार पर पूरी तरह से ध्यान देना। इसका मतलब है अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग करके किसी काम या एक्टिविटी को समय देना। लेकिन ये नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया हमारे अटेंशन स्पैन को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका फोन बार बार आपको नोटिफिकेशन भेज रहा है कि किसी ने आपको किसी पिक्चर में टैग किया है। आप पढ़ने में लगे होते हैं, लेकिन फिर आपके फोन से एक मैसेज आता है कि आपके फ्रेंड्स आपसे चैट करना चाहते हैं। फोन ने हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि ये नोटिफिकेशंस मिलने से हमें खुशी मिलती है। जब कोई आपके पोस्ट पर कमेंट करता है तो आपको वैलिडेटेड महसूस होता है। जब कोई आपसे ऑनलाइन इंटरेक्ट करता है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट महसूस होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हर नोटिफिकेशन के साथ आपका अटेंशन स्पैन कम होता चला जाता है। लोग मल्टीटास्क नहीं कर सकते, इसीलिए आपका ध्यान एक टास्क से दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है। इस केस में पहला टास्क है बुक पढ़ना या स्टडी करना और दूसरा टास्क है अपना फोन यूज करना। लेकिन अंत में आप अपने पहले टास्क में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड हर बार नोटिफिकेशंस में बिजी रहता है। प्यूबर्टी के दौरान एक टीनेजर का एग्जीक्यूटिव फंक्शन विकसित होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स में सेल्फ कंट्रोल और फोकस करना शामिल है। स्टडीज से पता चला है कि फोन बेस्ड चाइल्डहुड इस एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स के विकसित होने के समय को डिले कर सकता है। जैसा कि पहले बताया गया, टीनेजर्स को अपने फोन से दूर रहना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए उनमें सेल्फ कंट्रोल की पावर कमजोर होती है। ये चीज उनकी जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों पर भी असर डालती है, जैसे कि अपनी हेल्थ का ध्यान न रखना या बिना सोचे समझे डिसीजन लेना। चौथा नुकसान है एडिक्शन यानी लत लगना। जैसा कि पहले बताया गया है, सोशल मीडिया यूज करना हमें अच्छा फील कराता है। इसे और साफ तरीके से कहें तो माइंड उन चीजों के पीछे दौड़ता है जो उसे प्लेजर या खुशी देती हैं, जिससे ब्रेन में नए रसायन बनते हैं। यानी अगर कोई काम आपको अच्छा लगता है तो आपको उसे बार बार करने का मन करता है, और यही एहसास आपको अपना फोन चलाने पर भी होता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको हैप्पीनेस का एहसास कराता है। डोपामीन आपको सेटिस्फाइड फील नहीं कराता, बल्कि यह आपको किसी चीज के लिए और ज्यादा क्रेव करने की इच्छा जगाता है। जैसे जब आप जंक फूड खाते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। जब आप गैम्बलिंग करते हैं तो भी आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। निर एयाल द्वारा बनाया गया हुक्ड मॉडल उन 4 स्टेप के लूप के बारे में बताता है जो टीनेजर्स को अपने फोन का एडिक्ट बना देता है। मान लीजिए आप एक टीनेजर हैं जो एक क्विज के लिए स्टडी कर रहे हैं। सोशल मीडिया आपको अपने फोन पर घंटों टाइम बिताने के लिए कैसे ललचाता है? हुक्ड मॉडल एक एक्सटर्नल ट्रिगर से शुरू होता है। इसका एक उदाहरण है आपके फोन पर आने वाला नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देता है जो आपने क्विज के लिए स्टडी करने का तय किया था। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के एल्गोरिदम की। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे ऐप्स के एल्गोरिदम्स डिजाइन किए जाते हैं ताकि यूजर्स लगातार ऐप पर लगे रहें। इन ऐप्स के एल्गोरिदम्स आपके इंटरेस्ट और बिहेवियर के आधार पर पोस्ट्स को ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग और पर्सनलाइज्ड बनाते हैं। जैसे ही आप किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या स्क्रॉल करते हैं, एल्गोरिदम उस कंटेंट को आपके लिए और बढ़ा देता है, जिससे आपका अटेंशन ज्यादा कैप्चर होता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम खास तौर पर विजुअल कंटेंट पर बहुत ध्यान देता है, जो हर बार आपके हाथ में फोन आने पर एक डोपामीन रश देता है। जब आप वीडियो या इमेजेस देखते हैं और वे आपको पसंद आते हैं तो आपको और देखने की इच्छा होती है। ये इन्फिनिट स्क्रॉल की तरह चलता है, जहां हमेशा नया कंटेंट सामने आता है, जिससे आप स्टक हो जाते हैं और आपके पास समय का कोई हिसाब नहीं रहता। टिकटॉक का एल्गोरिदम भी बहुत प्रभावी है। यह वीडियो की लेंथ और आपकी एंगेजमेंट पर आधारित होता है, यानी आप कितना समय एक वीडियो को देखते हैं और कितनी बार उसे रिप्ले करते हैं। इससे यूजर को ऐसा लगता है कि वह हर बार कुछ नया देख रहा है, जिससे वह ऐप पर और ज्यादा समय बिताता है। इन ऐप्स के एल्गोरिदम की वजह से आप लगातार नोटिफिकेशंस और एंगेजिंग कंटेंट से घिरे रहते हैं, जिससे आप अपना फोकस खो देते हैं। यही कारण है कि लोग अपने फर्स्ट टास्क को पूरा करने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका ध्यान इन ऐप्स पर फंसा रहता है। यहाँ से ये एक्सटर्नल ट्रिगर जो नोटिफिकेशन है,
आपको स्टेप 2 करने के लिए पुश करता है, जो है एक एक्शन लेना। ये एक्शन है अपना फोन खोलकर नोटिफिकेशन चेक करना। स्टेप 3 है एक वेरिएबल रिवॉर्ड। नोटिफिकेशन ओपन करके आपको एक तरह का रिवॉर्ड मिलता है, जैसे आपके फ्रेंड्स ने शायद आपके पोस्ट की तारीफ की होगी या शायद किसी ने उसे लाइक किया होगा। ये चीज आपको वैलिडेटेड और एक्सेप्टेड फील कराती है, जैसे आपको लगता है कि आप किसी खास समूह का हिस्सा हैं और लोग आपकी उपस्थिति को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। स्टेप 4 है इन्वेस्टमेंट। हर बार इंसान के किसी एक्शन के लिए उसे रिवॉर्ड देना पॉसिबल नहीं है। इस केस में आप जब अपना फोन उठाते हो तो हर बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। यह बात थोड़ी बेवकूफ़ी भरी लग सकती है कि आप बिना नोटिफिकेशन आए हुए भी अपना फोन खोलकर देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप आमतौर पर ऐसा ही करते हैं। हुक्ड मॉडल कहता है कि कोई रिवॉर्ड ना मिलने पर भी आप अपना फोन उठाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, बल्कि यह आपके उम्मीद को और भी बढ़ा देता है। होप का यह एलिमेंट होता है जो आपको क्यूरियस बनाए रखता है कि अगला नोटिफिकेशन शायद कुछ स्पेशल हो। अगर आपको 11वीं बार अपना फोन चेक करने पर कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो क्या होगा? यही तो वो चीज है जो सोशल मीडिया को इतना एडिक्टिव बनाती है। आप लगातार उस डोपामिन हिट के पीछे भागते रहते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपको कब मिलेगा, कभी जल्दी कभी देर से। यही वो साइकिल है जो हैबिट लूप बनाता है और आपको अपने फोन के साथ एक अनकंट्रोलेबल कनेक्शन में बांध देता है। नेक्स्ट चैप्टर है कलेक्टिव एक्शन फॉर हेल्थियर चाइल्डहुड। सोशल दुविधाएं या कलेक्टिव एक्शन की प्रॉब्लम हमें हेल्थी चाइल्डहुड के लिए बाउंड्रीज बनाने से रोकती है। ऐसा तब होता है जब आपको लगता है कि सबके पास कुछ ना कुछ है और सिर्फ आप अकेले हो जिसके पास कुछ नहीं है। सारे टीनेजर्स टीनेज के दौरान बस किसी ग्रुप में फिट इन होना चाहते हैं और दोस्त बनाना चाहते हैं, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास फोन या सोशल मीडिया ना हो। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी मिस कर देते हैं तो आपके फ्रेंड्स आपको बुद्धू समझने लगते हैं और इस तरह आप ग्रुप से बाहर कर दिए जाते हो सकता है कि आज का टीनेजर कहेगा, लेकिन मॉम, स्कूल में सबके पास आईफोन है, एक मैं ही हूं जिसके पास कोई फोन नहीं है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए नो कहना मुश्किल हो जाता है। अगर हर कोई कुछ कर रहा है तो फिर उनका बच्चा पीछे रह जाएगा। तो हम इस कलेक्टिव एक्शन से जुड़े प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं? आप कलेक्टिव रिस्पॉन्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं। कलेक्टिव एफर्ट के जरिए हम चेंज लेकर आ सकते हैं। इसका पहला तरीका है वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन। पेरेंट्स को दूसरे पेरेंट्स से ताकत मिलती है। एक ग्रुप है जिसका नाम है वेट अंटिल 8th, जहां पेरेंट्स एक प्रॉमिस करते हैं और एक पेपर पर साइन करते हैं। इस पेपर में लिखा होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को तब तक फोन नहीं देना है जब तक कि वो 8th ग्रेड में नहीं चले जाते। लेकिन ये पेपर तभी वैलिड माना जाता है जब कम से कम 10 फैमिलीज इस पर साइन करते हैं। इस तरह बच्चे खुद को अलग थलग महसूस नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। कलेक्टिव एक्शन इस सोशल डिलेमा का समाधान है, क्योंकि यह एक साझा दृष्टिकोण और समुचित बाउंड्री सेट करता है, जिससे बच्चों को पीयर प्रेशर से बचाने में मदद मिलती है। मान लीजिए कि एक स्कूल में पेरेंट्स का एक ग्रुप है, जिनमें से कुछ पेरेंट्स ने स्मार्टफोन्स देने के बारे में पहले ही सोचा है और कुछ को अपने बच्चों के लिए फोन देने के बारे में दबाव महसूस हो रहा है। तो ये पेरेंट्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और साथ में निर्णय लेते हैं कि वो अपने बच्चों को तब तक स्मार्टफोन नहीं देंगे जब तक कि वो 8th ग्रेड में न पहुंच जाएं। अब इस ग्रुप के सभी पेरेंट्स इस पर साइन करते हैं और इसके लिए एक टाइमलाइन सेट करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि सभी बच्चे समान स्थिति में होते हैं और उन्हें पीयर प्रेशर का सामना नहीं पड़ता। एक दूसरे को देखकर सभी पेरेंट्स मजबूती से अपने फैसले पर टिके रहते हैं और बच्चे भी महसूस करते हैं कि उनकी स्थिति अलग नहीं है। यह एग्जाम्पल यह बताता है कि कलेक्टिव एक्शन कैसे काम करता है और कैसे एक वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन बच्चों को सोशल प्रेशर से बचा सकता है। दूसरा तरीका है सोशल नॉर्म्स और नैतिकता। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें भी सामान्य समझा जाना चाहिए। यह एक असरदार तरीका है जिससे बच्चों को हमेशा ऑनलाइन रहने से रोका जा सकता है। समाज में जब नियम होते हैं तो लोगों को उन पर चलने में आसानी होती है। पहले शराब पीकर गाड़ी चलाना सामान्य था, लेकिन अब इसे खतरनाक माना जाता है। इसके लिए कानून बने और अब इसे सही नहीं माना जाता। तीसरा तरीका है
टेक्नोलॉजिकल समाधान। टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, तो क्यों ना इसका उपयोग बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए किया जाए। इसका एक अच्छा उदाहरण है स्कूल के समय में लॉक वाले पाउच का इस्तेमाल। एक और तरीका है कुछ खास ऐप्स के लिए उम्र की जांच का तरीका लागू करना, ताकि किशोर उन्हें आसानी से एक्सेस न कर सकें। स्मार्टफोन के बजाय साधारण फोन का उपयोग भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, जो सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करने में मदद करेगा। चौथा तरीका है कानून और नियम। सरकार या स्कूल जैसे संस्थानों को ऐसे कानून लागू करने चाहिए जिससे बच्चों और उनके स्मार्टफोन के बीच एक साफ सीमा बनाई जा सके। जैसे कि स्कूलों में यह नियम हो सकता है कि फोन पूरे दिन के लिए लॉकर में ही रखा जाए। यह सभी सुझाव आसान और सीधे लग सकते हैं, लेकिन इनका सही तरीके से पालन करने के लिए एक सामूहिक कोशिश की जरूरत होगी। इन उपायों को लागू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में काम करना होगा। तो अब पहुंच चुके हैं हम इस वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले आपने यह जाना कि 2010 के आसपास 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। एक, स्मार्टफोन का बच्चों और किशोरों में अत्यधिक उपयोग बढ़ा था, और दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगी थीं। इन दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। इसके बाद आपने समझा कि खेल आधारित बचपन और स्मार्टफोन आधारित बचपन में बड़ा अंतर है। खेल आधारित बचपन धीमी गति से विकसित होता है, जिसमें फ्री खेल, ध्यान और सामाजिक सीखना शामिल होते हैं, जबकि स्मार्टफोन आधारित बचपन इन पहलुओं को नुकसान पहुंचाता है और बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। आपने यह भी सीखा कि सोशल मीडिया के कई नुकसान हैं। इससे लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, नींद कम होती है, ध्यान केंद्रित करने में समस्या आती है और लत लगने का खतरा होता है। इसके बाद आपने उन सामूहिक उपायों के बारे में जाना जिनके द्वारा बच्चे एक हेल्दी बचपन प्राप्त कर सकते हैं। इनमें वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन, सोशल नॉर्म्स एंड एथिक्स, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस और नियम शामिल हैं। आधुनिक तकनीक बहुत प्रभावशाली है और इसके बिना हम आज जहां हैं वहां नहीं पहुंच पाते। इसने लाखों लोगों की मदद की है, लेकिन इसने बच्चों के बचपन को भी खतरे में डाल दिया है। यह बच्चों के आत्मसम्मान, उनकी सोच और उनके द्वारा प्राथमिकता दी जाने वाली चीजों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि आधुनिक तकनीक हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे इसके बिना हम जी नहीं सकते, पर अगर आप अभी बच्चे या किशोर हैं तो यह पूरी तरह से संभव है। स्क्रीन के बजाय असली लोगों से मिलें, बात करें और जीवन का आनंद लें। यह बदलाव वयस्कों के सामूहिक प्रयास से ही संभव हो सकता है। इसके लिए बस हमें एकजुट होकर यह समझाना होगा कि सोशल मीडिया किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए संवाद करें, एक दूसरे से जुड़ें और देखें कि कैसे सामूहिक प्रयास हमें सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर होती है हमारी आज की ऑडियो बुक खत्म। इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कीजिएगा इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।